हेलो लर्नर्स, आज हम क्लास 10th के एक ऐसे चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं जो पूरे सब्जेक्ट की फाउंडेशन रखता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चैप्टर एक ऐसे क्वेश्चन से शुरू होता है जिसका आंसर हर कोई अलग देता है। डेवलपमेंट एक ऐसा वर्ड जो हम रोज सुनते हैं। कंट्रीज की डेवलपमेंट, सिटीज की डेवलपमेंट, इकोनॉमी की डेवलपमेंट। लेकिन आखिर डेवलपमेंट होता क्या है? और क्या डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना होता है? इसी सवाल का जवाब हम आज के वीडियो में ढूंढने वाले हैं। बाय द वे, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं देन वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद शिवानी। इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स से जुड़े ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल हैं और उन लोगों के लिए भी जो इकोनॉमिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं। चैनल पर पहले से ही कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं जिन्हें आप बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आज का वीडियो मेरे लिए काफी स्पेशल है क्योंकि ये क्लास 10th इकोनॉमिक्स सीरीज का पहला टीचिंग वीडियो है। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स को भी हम इसी सीरीज में डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अब बिना किसी डिले के चैप्टर शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है तो शायद आप में से ज्यादा लोग बोलेंगे पैसा। जिसके पास ज्यादा पैसा है वही डेवलप्ड है। लेकिन एक मिनट, अगर किसी इंसान के पास लाखों करोड़ों रुपए हो लेकिन वो हर वक्त डरा हुआ रहे, उसकी हेल्थ खराब हो और उसके पास फ्रीडम ही ना हो तो क्या हम उसे डेवलप्ड कहेंगे? शायद नहीं। और यही है इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सोचो, तुम क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो। तुम्हारे लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हो सकता है? अच्छे मार्क्स, एक अच्छा करियर या अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना। अब सोचो, एक फार्मर के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हो सकता है? अच्छी फसल और उसकी फसल का सही दाम मिलना। एक वर्कर के लिए एक स्टेबल और सिक्योर जॉब। एक बिजनेस ऑनर के लिए अपने बिजनेस को और बड़ा बनाना। यानी हर इंसान डेवलपमेंट को अपनी ज़रूरतों और गोल्स के हिसाब से देखता है। मीन्स डेवलपमेंट सबके लिए सेम नहीं होता। और इसी एक आइडिया से शुरू होता है हमारा पहला टॉपिक, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। मान लीजिए एक गांव में दो लोग रहते हैं। एक बड़ा किसान है जिसके पास काफी जमीन है और दूसरा एक मजदूर है जिसके पास अपनी जमीन नहीं है और वो दूसरों के खेतों में काम करता है। अब दोनों की सिचुएशन और ज़रूरतें अलग है, इसीलिए दोनों के डेवलपमेंट गोल्स भी अलग होंगे। बड़ा किसान चाहेगा कि उसकी फसल और ज़्यादा हो, उसकी इनकम बढ़े और उसे अपनी फसल का अच्छा दाम मिले। वहीं मजदूर चाहेगा कि उसे साल भर काम मिलता रहे, अच्छी मजदूरी मिले और उसके परिवार की ज़रूरतें आसानी से पूरी हो सके। यानी दोनों डेवलपमेंट चाहते हैं लेकिन दोनों के गोल्स अलग अलग हैं। और यही एनसीईआरटी का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। लेकिन क्या सबके गोल्स हमेशा अलग ही होते हैं? जरूरी नहीं। कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो लगभग हर इंसान चाहता है, जैसे अच्छी इनकम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और एक बेटर लाइफ। चाहे वो स्टूडेंट हो, फार्मर हो, वर्कर हो या बिजनेस ऑनर। लेकिन कभी कभी एक इंसान का डेवलपमेंट गोल दूसरे के लिए प्रॉब्लम भी बन सकता है। इसी को हम कन्फ्लिक्टिंग गोल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक फैक्ट्री ओनर अपनी फैक्ट्री को और बड़ा करना चाहता है ताकि उसका प्रोडक्शन और प्रॉफिट दोनों बढ़ सके। उसके लिए ये डेवलपमेंट है। लेकिन अगर उस फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और वेस्ट आसपास के लोगों की हेल्थ और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने लगे तो उन लोगों के लिए ये डेवलपमेंट नहीं होगा। यानी डेवलपमेंट को समझते टाइम हमें सिर्फ एक व्यक्ति का फायदा नहीं बल्कि उसका दूसरों पर पड़ने वाला इफेक्ट भी देखना पड़ता है। और इसी पॉइंट से चैप्टर हमें एक और इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ ले जाता है, क्या डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना होता है या फिर डेवलपमेंट में कुछ और चीजें भी इंक्लूड होती है? इस बात को एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो आपको दो जॉब्स ऑफर होती है। पहली जॉब में सैलरी बहुत ज्यादा है लेकिन वहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है और हर दिन स्ट्रेस और प्रेशर रहता है। दूसरी जॉब में सैलरी थोड़ी कम है लेकिन वहाँ सेफ्टी है, रिस्पेक्ट है, काम का एनवायरनमेंट अच्छा है और फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस भी है। अब अगर आपको इन दोनों में से एक जॉब चूज करनी हो तो आप क्या चूज करेंगे? ज्यादातर लोग दूसरी जॉब को चूज करेंगे क्योंकि लाइफ में सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं होता। लोग रिस्पेक्ट भी चाहते हैं, सिक्योरिटी भी चाहते हैं, फ्रीडम भी चाहते हैं और एक ऐसी लाइफ चाहते हैं जहां वो खुद को खुश और सेफ महसूस कर सके। इसीलिए एनसीईआरटी इस टॉपिक को नाम देती है इनकम एंड अदर गोल्स। यानी डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें इनकम के साथ साथ उन चीजों को भी देखना होगा जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को बेटर बनाती है।
अब तक हम एक व्यक्ति के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन जब पूरे देश के डेवलपमेंट की बात होती है तब चीजें थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। सोचो, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कुछ लोग कहेंगे कि देश में ज्यादा इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सिस्टम और बेटर होना चाहिए, और कुछ लोग कहेंगे कि इन्वायरमेंट को बचाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि सबके प्रायोरिटीज अलग अलग हैं, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि देश के लिए डेवलपमेंट क्या होना चाहिए। इसी वजह से नेशनल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ किसी एक ग्रुप का फायदा नहीं होता। नेशनल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ को बेटर बना सके। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर हमें दो कंट्रीज या दो स्टेट्स कंपेयर करनी हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन ज्यादा डेवलप्ड है? क्या हम सिर्फ ये देख लेंगे कि किस देश के पास ज्यादा पैसा है? बिल्कुल नहीं। इस बात को एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो दो फैमिलीज हैं। पहली फैमिली की टोटल इनकम 1 लाख रुपए है और उसमें 4 मेंबर्स हैं। दूसरी फैमिली की भी टोटल इनकम 1 लाख रुपए है, लेकिन उसमें 10 मेंबर्स हैं। क्या दोनों फैमिलीज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम होगा? नहीं, क्योंकि पहली फैमिली में हर मेंबर के हिस्से में ज्यादा इनकम आएगी। इसी लॉजिक को कंट्रीज और स्टेट्स पर भी अप्लाई किया जाता है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट सिर्फ टोटल इनकम नहीं देखते, वो एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम का यूज करते हैं। एवरेज इनकम निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एवरेज इनकम इज इक्वल्स टू टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। यानी किसी कंट्री की टोटल इनकम को उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है। जिस कंट्री की एवरेज इनकम ज्यादा होती है उसे जनरली ज्यादा डेवलप्ड माना जाता है, और इसी क्राइटेरिया का यूज वर्ल्ड बैंक भी कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए करता है। लेकिन क्या सिर्फ एवरेज इनकम देखकर डेवलपमेंट का पूरा पता लगाया जा सकता है? एक बार फिर से जवाब है नहीं, और यही हमें चैप्टर के अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ ले जाता है। अभी तक हमने देखा कि एवरेज इनकम डेवलपमेंट को मेजर करने का एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। लेकिन सोचो, अगर दो स्टेट्स की एवरेज इनकम लगभग सेम हो, लेकिन एक स्टेट में हॉस्पिटल्स अच्छे हों, स्कूल्स अच्छे हों और लोग ज्यादा एजुकेटेड हो, जबकि दूसरे स्टेट में ऐसा ना हो, तो क्या हम दोनों को इक्वली डेवलप्ड कहेंगे? शायद नहीं। इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि डेवलपमेंट को सिर्फ इनकम के बेसिस पर जज नहीं किया जा सकता, हमें कुछ और फैक्टर्स को भी देखना पड़ता है। इसी टॉपिक को एनसीईआरटी इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के नाम से एक्सप्लेन करती है। अब सवाल है कि इनकम के अलावा और क्या देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है हेल्थ, क्योंकि अगर किसी एरिया में लोग हेल्दी ही नहीं हैं, तो ज्यादा इनकम होने के बाद भी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं मानी जा सकती। इसी से जुड़ा एक इंडिकेटर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मीन्स IMR। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताता है कि 1000 लाइव बर्थ में से कितने बच्चों की 1 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही डेथ हो जाती है, यानी जब वो इन्फेंट स्टेज में होते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, जितना कम IMR होगा उतनी ही बेटर हेल्थ फैसिलिटीज और हेल्थ केयर सिस्टम माना जाएगा, और जितना ज्यादा IMR होगा उतना ही ये इंडिकेट करेगा कि हेल्थ फैसिलिटीज में कहीं ना कहीं कमी है, मीन्स लो IMR डेवलपमेंट का एक पॉजिटिव साइन है। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पर, एजुकेशन। एजुकेशन किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और एजुकेशन को मेजर करने के लिए एनसीईआरटी 2 इंडिकेटर्स बताती है। पहला है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट बताता है कि किसी एरिया में कितने लोग पढ़ और लिख सकते हैं। जितनी ज्यादा लिटरेसी होगी उतनी ही ज्यादा अवेयरनेस और डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। दूसरा इंडिकेटर है नेट अटेंडेंस रेशो। ये बताता है कि स्कूल जाने की एज वाले कितने बच्चे एक्चुअली स्कूल अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ स्कूल होना ही काफी नहीं है, बच्चों का स्कूल जाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब अगर किसी स्टेट में IMR कम है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है और स्कूल अटेंडेंस भी अच्छी है, तो उस स्टेट को डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर माना जाएगा। और इसी वजह से एनसीईआरटी कहती है कि डेवलपमेंट को समझने के लिए इनकम के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात आती है। मान लो किसी व्यक्ति की इनकम बहुत अच्छी है, लेकिन उसके एरिया में अच्छा हॉस्पिटल ही नहीं है, या फिर साफ पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, तो क्या सिर्फ पैसा उसकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देगा? हर बार नहीं। और यहीं से हम चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों के पेरेंट्स की इनकम लगभग सेम है, लेकिन पहला स्टूडेंट ऐसे एरिया में रहता है जहां अच्छे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं,
साफ पीने का पानी मिलता है और ट्रांसपोर्ट की भी अच्छी फैसिलिटी है। वहीं दूसरा स्टूडेंट ऐसे एरिया में रहता है जहां ये बेसिक फैसिलिटीज ही अवेलेबल नहीं है। आपके हिसाब से किस स्टूडेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी? ऑब्वियसली पहले स्टूडेंट की। और इसी एग्जाम्पल से हमें समझ आता है कि डेवलपमेंट सिर्फ इनकम पर डिपेंड नहीं करता। कई बार कुछ फैसिलिटीज ऐसी होती हैं जो हर इंसान की बेसिक नीड होती हैं और जिन्हें प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन्हीं फैसिलिटीज को हम पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सोचो, अगर किसी सिटी में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हों लेकिन आम लोग उनका खर्चा ही नहीं उठा सके तो फिर क्या होगा? इसीलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह एजुकेशन भी डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित रहे तो पूरे देश का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। यानी पब्लिक फैसिलिटीज लोगों की लाइफ को बेटर बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और इसी वजह से डेवलपमेंट को मेजर करते टाइम इन फैसिलिटीज को भी ध्यान में रखा जाता है। अब तक हमने डेवलपमेंट को मेजर करने के कई फैक्टर्स देख लिए हैं, जैसे इनकम, हेल्थ, एजुकेशन और पब्लिक फैसिलिटीज। लेकिन अब सवाल ये है कि जब पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को कंपेयर करना हो तब इन सब फैक्टर्स को एक साथ कैसे देखा जाता है? इसी क्वेश्चन का आंसर देता है चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को यूएनडीपी पब्लिश करता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस रिपोर्ट का पर्पस ये समझना है कि किसी कंट्री का डेवलपमेंट सिर्फ इनकम के बेसिस पर नहीं बल्कि लोगों की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ के बेसिस पर कैसा है। और इसी रिपोर्ट में यूज होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI। अब HDI को याद रखना बहुत इजी है। ये मेनली 3 चीजों पर फोकस करता है। पहली हेल्थ, दूसरी एजुकेशन और तीसरी इनकम। यानी अगर किसी कंट्री की इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन वहाँ एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम वीक है तो उस कंट्री का HDI उतना अच्छा नहीं होगा। वहीं अगर किसी कंट्री में लोग हेल्दी हैं, एजुकेटेड हैं और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा है तो उस कंट्री का HDI बेटर माना जाएगा। सिंपल वर्ड्स में कहें तो HDI डेवलपमेंट की एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाता है। ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लोग कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं ये बताता है। इसी के साथ अब हम चैप्टर के फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इस टॉपिक को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक गुल्लक है जिसमें आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हो। अब अगर आप उस गुल्लक से रोज पैसे निकालते रहोगे और उसमें कुछ वापस जमा ही नहीं करोगे तो एक दिन क्या होगा? गुल्लक खाली हो जाएगी। बिल्कुल यही बात हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर भी लागू होती है। नेचर हमें फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल्स और बहुत सारे रिसोर्सेज देता है, लेकिन अगर हम उनका यूज बहुत तेजी से करते रहें और उन्हें रिकवर या रिप्लेनिश होने का मौका ही ना दें तो धीरे धीरे ये रिसोर्सेज कम होने लगेंगे और इसी वजह से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल मीनिंग है एक ऐसा डेवलपमेंट जो आज की जनरेशन की नीड्स को तो पूरा करे लेकिन साथ में फ्यूचर जनरेशन की नीड्स का भी ध्यान रखे। मीन्स हम डेवलपमेंट तो करें लेकिन रिस्पॉन्सिबल वे में। अब एक रियल एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लीजिए किसी एरिया में जमीन के अंदर बहुत सारा ग्राउंड वाटर है। लोग बोरवेल के थ्रू पानी निकाल रहे हैं। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अगर पानी निकालने की स्पीड पानी रिचार्ज होने की स्पीड से ज्यादा हो तो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर लेवल नीचे गिरने लगेगा और कुछ सालों बाद उस एरिया में पानी की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। मीन्स आज की जरूरत पूरी करते करते हम फ्यूचर के रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। इसी तरह फॉरेस्ट की एक्सेसिव कटिंग, पॉल्यूशन और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ओवर यूज भी फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसीलिए डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ प्रोग्रेस करना नहीं, डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म तक चल सके ताकि हम भी रिसोर्सेज का फायदा उठा सके और आने वाली जनरेशन भी। और इसी आइडिया को NCERT सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के नाम से एक्सप्लेन करती है। मीन्स डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच बैलेंस बनाना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन गोल है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। लेकिन एग्जाम की प्रिपरेशन चैप्टर पढ़ने के बाद नहीं बल्कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद कंप्लीट होती है। इसीलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हर इंसान की नीड्स और प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं।
आंसर में स्टूडेंट, फार्मर और वर्कर जैसे एग्जाम्पल्स जरूर इंक्लूड करिए। क्वेश्चन नंबर 2, डेवलपमेंट फॉर वन में नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। यहाँ एग्जामिनर कन्फ्लिक्टिंग गोल्स का कंसेप्ट चेक करता है, सिर्फ डेफिनेशन मत लिखिए, एक प्रॉपर एग्जाम्पल भी दीजिए जहाँ एक व्यक्ति का डेवलपमेंट किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज इनकम नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ आपको एक्सप्लेन करना है कि इनकम के साथ हेल्थ, एजुकेशन, इक्वलिटी, सिक्योरिटी और पब्लिक फैसिलिटीज भी डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज एवरेज इनकम यूज्ड फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज। इस क्वेश्चन में आपको टोटल इनकम और एवरेज इनकम के डिफरेंस को एक्सप्लेन करना है। फॉर्मूला और कंपैरिजन का लॉजिक दोनों मेंशन करिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू हैव अ कॉमन डेवलपमेंटल गोल फॉर अ कंट्री। यहाँ आपको बताना है कि देश के सभी लोगों की प्रायोरिटीज अलग हो सकती हैं, इसी वजह से नेशनल डेवलपमेंट के लिए एक कॉमन गोल डिसाइड करना आसान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये डेफिनेशंस बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट या एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछी जा सकती है। इनकी डेफिनेशंस और एचडीआई के फैक्टर्स जरूर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड पब्लिक फैसिलिटीज इन डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन चैप्टर के कई टॉपिक्स को एक साथ कवर करता है। आंसर में बताना है कि ये तीनों फैक्टर्स लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विद अ सुइटेबल एग्जांपल। ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन माना जाता है। डेफिनेशन के साथ ग्राउंड वाटर, फॉरेस्ट या नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जांपल जरूर लिखिए। अगर आप इन 8 क्वेश्चंस के कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपका डेवलपमेंट चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा और आपकी प्रिपरेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। और जाने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी पर्सनल बात शेयर करना चाहती हूँ। सच कहूँ तो जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया था तब मुझे भी ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता था। कई कॉन्सेप्ट्स को समझने में टाइम लगता था और कभी कभी ये सब्जेक्ट थोड़ा बोरिंग भी लगता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने इकोनॉमिक्स को सिर्फ एग्जाम के सब्जेक्ट की तरह देखना बंद किया और उसे समझने की कोशिश की। मैं खुद से ही बुक पढ़ने लगी, कॉन्सेप्ट्स को अपने वर्ड्स में समझने लगी और रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करने लगी और शायद वहीं से इकोनॉमिक्स में मेरा इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ। आज मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपको कोई चैप्टर डिफिकल्ट या बोरिंग लग रहा है तो उसे अवॉइड मत करिए। थोड़ा टाइम दीजिए, कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगते हैं तब पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग होने लगती है। तो मन लगाकर पढ़ाई करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और बोर्ड एग्जाम में अपना बेस्ट दीजिए। और अब आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मुझे आने वाले वीडियोस को और बेटर बनाने में हेल्प मिलेगी। और अगर आप चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की एक्सप्लेनेशन भी इसी तरह डिटेल में और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ देखना चाहते हैं तो कमेंट में चैप्टर 2 जरूर लिखिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले चैप्टर्स आप मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। बाय।